फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो देखते हैं फिर इस टॉपिक को, फिगर्स ऑफ स्पीच। देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो फिगर्स ऑफ स्पीच हम लोग हिंदी में वैसे समझने के लिए कह सकते हैं, इसको अलंकार कह देते हैं ना हिंदी में। बट इंग्लिश में हम इसका जो प्लूरल लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच। कुछ लोग जैसे यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है, फिगर ऑफ स्पीचेस लिख देते हैं। फिगर ऑफ स्पीचेस नहीं होगा, प्लूरल में यहाँ पर बनेगा। प्लूरल कहाँ पर बनेगा, फिगर्स, फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट is the meaning of the term figures of speech. So, figures of speech actually refers to those expressions which are used to do two things in literature. Okay, number one, it helps in communicating or it helps in decorating the language. Okay, it helps in decorating the language. अब आप इसमें कोई भी और वर्ड भी लिख दो, एम्बेलिश लिख दो, कुछ लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारा लेक्चर घूमेगा, ठीक है, कि फिगर्स ऑफ स्पीच, ये तो सब लोग को पता ही है बेसिक लेवल पर कि डेकोरेशन ऑफ लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं। दूसरा है फिगर्स ऑफ स्पीच किसके लिए यूज होता है, टू कम्युनिकेट द इनडायरेक्ट मीनिंग। ठीक है, whenever we use figures of speech there is always a sense of indirect meaning. So learners, we know that in literature there are always two types of meanings. Okay, one is we can say direct meaning, and the second is just in short I am writing here indirect meaning. Okay, direct meaning and indirect meaning. In my introduction to literature classes, I always say that literature. Let us say first of all start with this question that why or how language developed. Just for 1 minute I would like to bring your attention to this point that language, okay, so language actually developed to communicate the complex emotions. Okay, when we see that the humanity started or the people started using language, it was started to communicate complex emotions. I have already told you that to communicate non-verbal or to communicate, you can say, basic emotions, our non-verbal communication was sufficient. Okay, I can use my eyes, I can use my face, I can use, yes, sign language. But to communicate the complex emotion, language was developed. तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ जाता है। फिर एक ये भी आता है कि डिस्प्लेसमेंट लैंग्वेज का एक फीचर है। इग्नू की बुक्स में अगर आप एमए इंग्लिश का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक फीचर आता है डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे नेट इंग्लिश, एलटी लेक्चरर सब जगह पूछा जाता है क्वेश्चन कि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, and displacement actually is the key factor which differentiates animal communication and human communication. किसी को याद है, किसी ने पढ़ा था, मैंने टॉपिक पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन में? चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूं। कम्युनिकेशन में डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एबिलिटी टू कम्युनिकेट योर पास्ट और फ्यूचर। ओनली ह्यूमंस कैन डू। ठीक है, एनिमल्स कैन कम्युनिकेट, जो भी रिसर्च हुई है अभी तक, एनिमल्स कैन कम्युनिकेट देयर प्रेजेंट ओनली। जो भी उनको कुछ फील हो रहा है या वो जो भी चीज महसूस कर पा रहे हैं उसको वो कम्युनिकेट करते हैं। मगर ह्यूमंस के पास ये स्किल है कि वो अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो इस स्किल को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट द पास्ट and or the future actions is called as displacement. ठीक है ना, इन कम्युनिकेशन स्टडीज आई रिपीट। ठीक है, इस वर्ड की साइंस में और हर जगह और जगह अलग अलग मीनिंग होंगे ऑफ कोर्स। तो मैं बता रहा था कि लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स इमोशंस को कम्युनिकेट करती है। डिस्प्लेसमेंट ह्यूमन और एनिमल कम्युनिकेशन का एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है। और फिर मैं अब आ रहा हूँ साथियों लिटरेचर पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट गोज विदाउट एम्फसाइजिंग दैट लिटरेचर एक्चुअली क्यों डेवलप हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि लिटरेचर डेवलप ही इसलिए हुआ था फॉर रिटोरिकल स्किल्स, फॉर परसुएशन,
for convincing power. It has the power to influence others. It has the power to, you can say, to convey the meanings in at a much better level than a common language can do. And that's why literature was और लिटरेचर इवॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक वर्ड में लिख देंगे कि लिटरेचर को जो डेवलप हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर, कोई भी लिटरेचर कह रहा हूँ मैं, जो बेसिकली हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली देखते हैं, वो क्या है? परसुएसिवनेस, एबिलिटी टू कन्विंस। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में थोड़ा सा बड़े लेवल पे चले जाएं तो क्या कहते हैं? रिटोरिक्स। रिटोरिक्स क्या है? आर्ट ऑफ परसुएशन। ठीक है, अपनी बात को मनवाने की कला। अब आप फोर्सफुली थोड़ी मनाएंगे, आप साहित्य के आदमी हैं। ठीक है, तो आप अपनी बात को साहित्यिक अंदाज में, यू विल से इट इन अ लिटरेरी मैनर, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल रिटोरिक्स। ठीक है, सो हम कहते हैं गुड पॉलिटिशियन, अ गुड स्पीकर इज अ गुड रिटोरिशियन। क्लियर हो गया? तो ठीक है, पब्लिक स्पीकर के लिए भी हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं, रिटोरिक्स। और फिर मैंने इसी को थोड़ा सा और आगे ले जाऊं तो ये चीज जो है रिटोरिक्स जो है बेसिकली प्रोज में हम लोग कहते हैं। किसमें कहते हैं ये वर्ड? प्रोज में कहेंगे। ठीक है, प्रोज का मतलब बेसिक लेवल पर क्या है? एक्सटेंडेड रिटन लैंग्वेज। एक्सटेंडेड रिटन लैंग्वेज दैट इज नॉन मेट्रिकल। प्रोज का मतलब क्या होगा? कोई भी एक्सटेंडेड रिटन लैंग्वेज जो क्या है? नॉन मेट्रिकल है, जो मीटर में नहीं है। मीटर में है तो वो क्या है भाई? पोइट्री। क्या है? पोइट्री। तो अब रिटोरिक्स क्या हो गया? आर्ट ऑफ परसुएशन इन प्रोज। इसी का उल्टा मार दो, इसमें अगर इसको कर दो प्रोजोडी। बताया था ये क्वेश्चन भी, रिटोरिक्स एंड प्रोजोडी। नेट में हमारा यूनिट 10 होता था पहले, रिटोरिक्स एंड प्रोजोडी। तो प्रोजोडी में मैंने क्या कहा था? प्रोज वैसे लिखा है, इसमें रिवर्स कर देते हैं तो ये आर्ट ऑफ परसुएशन इन पोइट्री। यानी कि हम इसमें मीटर की स्टडी और वो सारी चीजें सब इसके अंदर आ जाती है, तो हम इसको कहेंगे आर्ट ऑफ परसुएशन इन पोइट्री लिख लेना। ठीक है, प्रोज में पोइट्री लिख लेना, प्रोजोडी में पोइट्री लिख लेना। ठीक है, तो ये आपका ये पॉइंट आ गया। तो ये समझ गए यहाँ तक सब लोग? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने बताया रिटोरिक्स आर्ट ऑफ परसुएशन इन प्रोज, और प्रोजोडी आर्ट ऑफ परसुएशन इन पोइट्री। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोजोडी में ही बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा प्रोजोडी तो है, हम फिगर्स ऑफ स्पीच मेनली पोइट्री में ही देखते हैं फिर। ठीक है, लेकिन जो कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होती है उसके लिए भी एक वर्ड मैंने बता दिया था, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कलेक्वल। ठीक है, COLLOQUIAL, कलेक्वल। कलेक्वल मीन्स आपको पता ही है कि कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। और इसी से एक वर्ड और जोड़ा था मैंने, ये आपके नेट में भी आएगा, लेक्चरर LT सभी एग्जाम्स में आएगा साथियों, जिसको हम कहते हैं कलेक्वलिज्म्स। कलेक्वलिज्म्स। ठीक है, अब कलेक्वलिज्म्स क्या है? याद है किसी को? बताया था कलेक्वल मीन्स कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, डे टू डे लैंग्वेज। और कलेक्वलिज्म क्या होगा? कलेक्वलिज्म होगा, ठीक है, स्पोकन एरर्स। जो हम डे टू डे लैंग्वेज में स्पोकन एरर्स कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्वलिज्म। इसी को कई लोग स्लैंग्स बोल देते हैं, बट स्लैंग्स जनरली जरूरी नहीं है। स्लैंग का मतलब इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है। क्या होता है? इनफॉर्मल लैंग्वेज। और कलेक्वलिज्म में एरर्स भी आ जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश के एरर्स। जैसे बहुत फेमस एरर, आई एम एन इंग्लिश टीचर। आई एम एन इंग्लिश टीचर, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट ये एरर है सेंटेंस में। इसका मतलब क्या हो गया? इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? यू बिलोंग टू इंग्लैंड, विच ऑफ कोर्स वी डू नॉट बिलोंग टू इंग्लैंड, वी आर फ्रॉम इंडिया। सो इसको ऐसे बोलना है हमें, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। फिर एक और एरर, आई एम गिविंग द एग्जाम्स। क्या बोलना चाहिए? आई टेक द एग्जाम। गिव नहीं कहते हम एग्जाम देने को, मैंने बताया है स्पोकन इंग्लिश में ब्लंडर है ये। मतलब स्पोकन इंग्लिश में ठीक है, सॉरी, ग्रामेटिकल इंग्लिश में ब्लंडर है ये। ठीक है, तो आई डोंट गिव द एग्जाम, आई टेक द एग्जाम। इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम यू विल से आई टेक द एग्जाम। 90% हम CBSE स्कूल्स में देख लें, ज्यादातर टीचर्स को देख लें, सब यही बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, फिर लेक्चररशिप। लेक्चररशिप नहीं होता है कभी भी, लेक्चरशिप। ये भी बताया था, लेक्चरशिप। ठीक है, लेक्चरर एक अलग से वर्ड बन जाएगा, बट लेक्चररशिप नहीं बनेगा। शिप जब भी आता है लास्ट में तो नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? नाउन। तो लेक्चररशिप कोई वर्ड ही नहीं, लेक्चरशिप है। ठीक, तो खैर चलिए मैं आपको आगे ले जाता हूँ। तो यहाँ तक का सब लोग मेरे साथ हैं? परसुएशन, रिटोरिक्स, प्रोजोडी, सब लोग को आ रहा है समझ में?
ठीक है निवेदिता, आपको भी ठीक है ना? तो यहाँ तक का सब लोग को ठीक। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में हमने देखा डेकोरेटिंग द लैंग्वेज, और यहाँ पर मैं लाना चाह रहा था पूरी क्लास को कि लिटरेचर का बेसिक पर्पस क्या है, टू कम्युनिकेट द सेंस थ्रू इनडायरेक्ट मीनिंग। अब फिर वही बात आएगी, हर चीज के पीछे क्या लगाओ, कि क्यों हम इनडायरेक्ट मीनिंग को प्रायोरिटी देते हैं? क्योंकि लिटरेचर अपनी बात को कन्विंस करने की पावर रखता है, उसके पास क्या है, परसुएसिवनेस है। लैंग्वेज में परसुएसिवनेस कब आएगी, जब आप डायरेक्टली अपनी बात को कहोगे, तो वो तो हर कोई कह रहा है। लिटरेचर में वही बात है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मीन्स वी हैव टू कम्युनिकेट आवर थिंग्स एट द सेम टाइम। इट मस्ट नॉट बी ऑफेंसिव, it must be, you can say, convincing. It must have the convincing power. So my dear learners, these things are very essential to start the topic, that for any figures of speech we use it first to embellish, to decorate, to beautify the language, and second and most importantly, it has a power to convince us, it has the power to persuade us, it has this rhetorical ability, so that the normal colloquial language is changed into, you can say, a very poetic, powerful poetic oratorial expression, and which helps in, you can say, delivering the masses to the which helps in delivering the this message to the masses। ठीक है, तो अब हम इसमें बढ़ते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच के ये दो बेसिक मतलब हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इनडायरेक्ट मीनिंग को हम लोग और क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड दे रहा हूँ, कॉनोटेटिव मीनिंग। क्या कहते हैं, कॉनोटेटिव मीनिंग। ठीक है, ये वर्ड आएगा आपके एग्जाम्स में। कॉनोटेटिव मीनिंग्स क्या हैं इसके? नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम कहते हैं डेनोटेशन और कॉनोटेशन। डेनोटेशन मतलब डायरेक्ट मीनिंग, कॉनोटेशन मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग, और इसी को और क्या कहते हैं, फिगरेटिव मीनिंग। फिगरेटिव मीनिंग, तो कॉनोटेटिव कह लो, इनडायरेक्ट कह लो, फिगरेटिव कह लो, एक ही बात है, घुमा घुमा के पूछेगा। ठीक है, फिगरेटिव मीनिंग। तो अब जो मैं आज क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ काफी और डिटेल में है। अभी तक मैंने जो पहले लेक्चर्स में क्लासिफिकेशन दिया था फिगर्स ऑफ स्पीच का, वो दो पार्ट्स में था, वो भी बता देता हूँ क्या दिया था। ठीक है, वो क्या था, एक तो बेस्ड ऑन साउंड और एक बेस्ड ऑन सेंस। बेस्ड ऑन साउंड और बेस्ड ऑन सेंस। मेनली आपको ये याद रखना है कि फिगर ऑफ स्पीच अगर इंटरव्यू में पूछता है, लेक्चर इंटरव्यू में पूछा है क्वेश्चन ना, कि फिगर ऑफ स्पीच ठीक है बहुत सारी चीजें करता है, मगर मेनली क्या करता है, तो आपको यही बताना है कि इट कम्युनिकेट्स इस मैसेज थ्रू इनडायरेक्ट मीनिंग। ठीक है, इट कम्युनिकेट्स इस मैसेज थ्रू चेंज ऑफ सेंस, चेंज ऑफ सेंस। ठीक है, तो फिलहाल फिर भी हम आज इसके 5 टाइप्स के हिसाब से देखते हैं इसको, 5 मेजर कैटेगरीज क्या क्या है इसकी, पूरा डिटेल में इसका डाइसेक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक इसी में लिख लेंगे 5 कैटेगरीज है, 5 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पल के साथ कोशिश करता हूँ एक बताने की। ठीक है, तो 5 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, मैं शॉर्ट में FOS लिख दूंगा। तो इसके जो 5 टाइप्स हैं साथियों, ये है RESPE, कोड बना लेते हैं एक्रोनिम टाइप का, फिर इसको समझा देंगे। ठीक है, RESPE, रेस्पे, ये याद रखना है आपको, रेस्पे, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो आर जो है पहला क्लासिफिकेशन वो बेस्ड ऑन रिलेशन है। ठीक है, ई से आपका जो है एम्फेसिस, जोर देने के लिए जब हम यूज करेंगे। ठीक है, तीसरा ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन साउंड, बेस्ड ऑन साउंड। चौथा वर्ड प्ले या प्ले ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और पांचवा एरर्स। दिखते हैं एरर्स मगर होते नहीं, बट अपेरेंटली एरर्स। ओके, सो रिलेशन, फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन रिलेशन, then second is emphasis, then third is of course, जैसे मैंने बताया आपको, साउंड, फोर्थ इज प्ले ऑफ वर्ड्स, एंड फिफ्थ इज एरर्स। ठीक है, तो अब आते हैं पहला रिलेशंस, फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन रिलेशन।
ठीक है। सो जब भी हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं तो जनरली देखो एक चीज तो देख लेना, ये थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोई भी चीज जो लिटरेचर में है, जब उसके डुअल मीनिंग, जब तक उसके टू मीनिंग्स नहीं होंगे ना, तब तक जनरली फिगर ऑफ स्पीच तो डेवलप होगा ही नहीं। ठीक है कि नहीं? फिगर ऑफ स्पीच डेवलप होने के, क्योंकि अगर आप कोई चीज सीधे कह रहे हैं, डायरेक्टली कह रहे हैं, so of course you don't require any figure of speech. Why at all would you require a figure of speech? You require a figure of speech when you want to communicate a thing in a certain other way. ओके, सो हमेशा जब भी दो मीनिंग होंगे तो लिटरेचर डेवलप हो जाएगा। खासकर कौन सा लिटरेचर? अभी मैंने जो बताया आपको, परसुएसिव, रिटोरिकल। ठीक है, इसी में सारा दुनिया भर का लिटरेचर आ जाएगा कि जब कोई टेक्स्ट के दो मीनिंग हो जाएंगे, जैसे कि हम पैरेडी, सेटायर, आयरनी, पैराडॉक्स, जितने भी बड़े बड़े आपके लिटरेचर के भारी भरकम शब्द हैं, ऐसे तो वैसे इजी हैं, मगर अगर आप इसको देखें तो ये सारे के सारे इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ओरिजिनल मीनिंग कुछ रहा होगा और उस पर आपने कुछ, हाँ, उस पर आपने कुछ सेटायर कर दिया या उस पर आपने उसके इस मीनिंग को कुछ बदल दिया। तो ठीक है, तो ये याद रखना कि हमेशा डुअलिटी ऑफ मीनिंग्स में एग्जिस्ट करेगा फिगर्स ऑफ स्पीच। और जैसे कि मैंने बताया कि अब ये वाला देखते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच विच आर बेस्ड ऑन रिलेशन, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या आ जाते हैं। जैसे पहले इनके टाइप्स लिख लेते हैं। सिमिली, मेटाफर, मेटानमी, सिमिली, मेटाफर, मेटानमी। फिर एक आप लोग के एग्जाम्स में पूछा जा रहा है कैनिंग, KENNING, कैनिंग। ठीक है, फिर ऑफ कोर्स इसी में आ जाएगा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म भी बहुत बार आ रहा है, स्पेलिंग देख लेंगे सभी लोग। यूफेमिज्म, EUPHEMISM, यूफेमिज्म। ठीक है, यूफेमिज्म। तो सिमिली, मेटाफर, मेटानमी, कैनिंग, euphemism. There may be many more, but still, just to begin the discussion. Okay, so simile, तो हम लोग क्लास 9, 10, 11, 12 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सिमिली बेसिकली वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या यूज होता है भाई? लाइक या एज। लाइक या एज का जब हम यूज करते हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम सिमिली कहते हैं। मगर हमेशा ही लाइक और एज का यूज हो तो और वो सिमिली हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कंपटीशन में ऑफ कोर्स इसके बहुत वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे, बट इन जनरल जब आप कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं और तब आप यहाँ पर लाइक और एज का यूज करते हैं। एक चीज और समझ लेना, ग्रामर के भी हमारे साथी हैं, तो एज जब भी आएगा तो एज से पहले एज किन दो डिग्रीज का कंपैरिजन करेगा? 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एज किन 2 डिग्रीज का कंपैरिजन करेगा? हाँ, पॉजिटिव डिग्री का ही करेगा। पॉजिटिव डिग्री में ही दोनों एडजेक्टिव होने चाहिए, तभी आप एज का यूज कर पाएंगे। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली आप ये लिख रहे हैं ही इज एज डैश एज। अब यहाँ पर क्या आएगा? आई या मी, और यहाँ पर क्या आएगा? गुड या बेटर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, क्या आएगा? ही इज एज गुड एज। पक्का आई? गई तो नहीं? आई ना? ठीक है, ही इज एज गुड एज आई। वेरी गुड। देखिए क्यों, सारे बच्चे समझ लेना, ही है ना, तो ही नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट ही एज अ प्रोनाउन है, तो ही एज अ प्रोनाउन का कंपैरिजन आप आई के ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते। स्पोकन इंग्लिश का बहुत ब्लंडर है ये। तो आप इसको बोलेंगे ही इज एज गुड एज आई, स्पोकन में बोल देते हैं इज एज गुड एज मी, गलत है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर फर्स्ट डिग्री लगती है जब भी एज का यूज होता है। छोटा सा टेक्निकल ग्रामर का पॉइंट था। तो सिमिली में लाइक और एज का यूज होगा। अब आते हैं मेटाफर। देखो कल भी मैं बता रहा था, क्लास के बाद हम लोग बैठे थे, हम लोग कुछ साथी, तो मैं बता रहा था कि मेटाफर, ये नोट कर लेना कि मेटाफर को ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ स्पीच कहा गया है। सारे फिगर्स ऑफ स्पीच उठा लो आप, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट, सारे क्रिटिक्स ने इसको माना है कि मेटाफर सबसे ग्रेटेस्ट है और एट द सेम टाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, अब देखते हैं क्यों। सब लोग बोर्ड पे देखना, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना। जैसे अगर मैं कहता हूँ ही इज एज ब्रेव एज लॉयन, ही इज एज ब्रेव एज लॉयन। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका सिमिली हो गया।
अब मैंने कह दिया ही इज अ लॉयन, ठीक है। यहां पर दूसरे वाले में क्या यूज करा मैंने, दूसरे सेंटेंस में मेटाफर यूज करा। क्या यूज करा, मेटाफर। अब पहले सेंटेंस में मैंने एज का यूज करा और एडजेक्टिव भी बता दिया मैंने। ध्यान से देखना, मैंने बता दिया ना कि वो लॉयन जैसा क्यों है, क्योंकि वो ब्रेव है। अब दूसरे वाले में मैंने जब मेटाफर यूज करा, मैंने सीधा उसको क्या मान लिया, लॉयन। अब यहां पर जो कंपैरिजन है वो डायरेक्ट किसी क्वालिटी को लेकर नहीं दिखाया गया। वाई इज ही अ लॉयन, he may be a brave person, he may be a violent person, he may be creating fear, okay, he may be wild. So there are multiple meanings that open up when you say he is a lion. अब देखते हैं पूरी क्लास में, ठीक है। हाँ अस्मिता आप मत बताना, या एक दो बच्चे जब उस समय बैठे थे तब मत बताना, बाकी बच्चे बताएं कि यहाँ पर जो इसका मीनिंग है कि वो लॉइन से कंपैरिजन जो कर रहा है वो किस आधार पर कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा। वेरी गुड। इसका जो मीनिंग निकलेगा कि वाई इज ही अ लॉइन, लॉइन का वो तुलना क्यों कर रहा है, किस आधार पे कर रहा है, वो कैसे निकलेगा, वो किस पे निकलेगा भाई, कंटेक्स्ट पे निकलेगा। तो मेटाफर्स इसीलिए बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि मेटाफर्स का कंटेक्स्ट हमें अगर नहीं पता तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि वो ही की कंपैरिजन लॉइन से वायलेंस के जरिए में कह रहा है। कंटेक्स्ट का मतलब होता क्या है, कंटेक्स्ट का मतलब होता है सिचुएशन, प्रसंग। हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक। हम कहते हैं कि ये चीज बहुत प्रासंगिक है, या फिर मीडिया में हम अक्सर कहते हैं कि भाई किसी का स्टेटमेंट चला दिया और कह दिया आउट ऑफ कंटेक्स्ट चला दिया। तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट भाई किसी ने किसी को हो सकता है गाली दी हो, बट ये नहीं दिखाया कि क्यों दी थी गाली, या ये नहीं दिखाया कि क्यों उसने ऐसा इसको बोला था। तो मेटाफर्स इसीलिए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है क्योंकि इनका कंटेक्स्ट हमें पता नहीं होता है, या पता होना चाहिए। और दूसरी बात, ये इंटेलेक्चुअल ऑडियंस के लिए हैं। किसके लिए हैं, इंटेलेक्चुअल ऑडियंस। इट्स नॉट फॉर कॉमन मैन, अ कॉमन मैन में मिस द मेटाफर, ठीक है। बट फॉर इंटेलेक्चुअल मैन हु नोज द कंटेक्स्ट कैन अंडरस्टैंड द मेटाफर एंड कैन एंजॉय एंड एनरिच द यूज ऑफ मेटाफर, ठीक है। तो हम छोटा सा एक डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर ना, मेटाफर की तो लिख ही लेते हैं। लाइक और एस तो हमें पता चल गया, मेटाफर की एक डेफिनेशन लिखते हैं। इनडायरेक्ट कंपैरिजन, इनडायरेक्ट कंपैरिजन between two objects, indirect comparison between two objects in a well defined context. Indirect comparison between two objects in a well defined context, full stop. It requires an intellectual audience, it requires an intellectual audience. ठीक है, इट रिक्वायर्स एन इंटेलेक्चुअल ऑडियंस। अब मेटाफर्स के टाइप्स भी होते हैं, उस पर मैं बाद में बात कर लूंगा। एक चीज ये बता देता हूँ, मेटानॉमी भी एक टाइप ऑफ मेटाफर है। अब बताओ मेटानॉमी क्या किसको कहते हैं, मेटानॉमी की डेफिनेशन, दो ऑब्जेक्ट्स की कॉमन क्वालिटी। हाँ अस्मिता, कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा ना, बाकियों को है नहीं, वो सिनेक्ड की है। मेटाफर ऑफ एसोसिएशन, क्या कहेंगे, मेटाफर ऑफ एसोसिएशन। जब हम किसी वर्ड को, ध्यान से सुन लेंगे, जब हम किसी वर्ड को किसी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से जोड़ देते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर सारे बच्चे देखना, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ ही इज अ लॉइन में, मैंने ही और लॉइन के बीच में तो कंपैरिजन किया था, ये बार बार भूल जाते हैं सब, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ही इज अ लॉइन में मैंने ही और लॉइन के बीच में कंपैरिजन किया था ना। बट मेटानॉमी में क्या होगा, जब जैसे एक एग्जांपल इसका कम से कम 10 बार पूछ दिया है एग्जाम्स में, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड,
पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, थोड़ा देखना सब लोग, पूछूंगा मैं फिर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि पेन और स्वॉर्ड का कंपैरिजन है क्या इस सेंटेंस में, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। पेन को वैसे तो वो स्वॉर्ड से कह रहा है कि ज्यादा ताकतवर होती है, बट इनका जो एक्चुअल मीनिंग है वो कहीं और है। पेन का कंपैरिजन किससे है, इंटेलेक्ट से, इंटेलेक्ट से, नॉलेज से। वो कहना चाह रहा है कि जो नॉलेज होती है वो पावर से ज्यादा, या जिसे कह सकते हैं फिजिकल पावर से ज्यादा माइटी होती है, ठीक है। और यहाँ पर स्वॉर्ड का कंपैरिजन किससे है, फिजिकल पावर से, ठीक है। अब यहाँ पर देखना फिर, तो जब भी मेटानॉमी यूज होगा तो मेटानॉमी इज कॉल्ड एज मेटाफर ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, मेटाफर ऑफ एसोसिएशन। जब हम वर्ड होते हैं उन वर्ड को आपस में कंपैरिजन ना करके उनकी कोई और एसोसिएटिव वैल्यू जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल मीनिंग है उससे कंपेयर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटानॉमी। इसके मैं पहले और उदाहरण दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्राउन, बहुत बार आता है एग्जाम्स में क्राउन। अब क्राउन क्या है, ताज, लेकिन क्राउन का वैसे ये एक मेटानॉमी है। क्यों, क्योंकि क्राउन किसको दिखाता है, पावर को दिखाता है, मोनार्की को दिखाता है। हम कहते हैं ही इज क्राउन एज द किंग, तो क्राउन अगर आप वर्ड यूज करेंगे तो वो एक कैसा मेटाफर है, ध्यान देना, मेटानॉमी कैसा मेटाफर है, जो मेटाफर ऑफ एसोसिएशन है या फिर सोशली एक्सेप्टेबल मीनिंग्स हैं जिसके। जैसे एक और उदाहरण, रिंग, बेंच। When I use the word ring, it means, of course, it signifies marriage. Okay, marriage bond. So ring here is a metonymy for marriage. Similarly, bench, the bench gave its decision. तो क्या हो जाता है, बेंच, बेंच का मतलब जज, अ पैनल ऑफ जजेस। समझ में आ रहा है सब लोगों को, नहीं? जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा, बट मेनली क्या है कि मेटानॉमी इज अ टाइप ऑफ मेटाफर विच इज अ मेटाफर यूज्ड एज एन एसोसिएशन, पावर ऑफ एसोसिएशन। जब ये किसी और वर्ड से एसोसिएट हो जाए, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ये वर्ड इतना ज्यादा यूज हो जाए कि सोशली एक्सेप्टेबल हो जाए। पेन वर्ड का मतलब ही हम समझते हैं कि पावर से, सॉरी, नॉलेज से है या इंटेलेक्ट से है। स्वॉर्ड, तलवार का मतलब हम समझते हैं कि फिजिकल पावर से। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखेंगे मेटानॉमी के अंदर, इट इज कॉल्ड एज अ मेटाफर ऑफ एसोसिएशन, मेटाफर ऑफ एसोसिएशन। एग्जाम्पल, ये वाला सेंटेंस नोट कर लेंगे, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, और पेन रिप्रेजेंट्स इंटेलेक्ट, स्वॉर्ड रिप्रेजेंट्स फिजिकल पावर। ठीक है, इसको एक चीज और लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोशल मेटाफर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोशल मेटाफर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोशल मेटाफर। ठीक है, सो मेटानॉमी हो गया। फिर आता है कैनिंग, सोशल मेटाफर। ठीक है, सोशली जिसके मीनिंग्स एक्सेप्टेबल हैं, एक्सेप्टेड हैं, उनको हम कहेंगे। अब आता है फिर कैनिंग, KENNING। कैनिंग नोट कर लेना, ये मिडिल मिडिल इंग्लिश पोइट्री का फीचर था, ये क्वेश्चन आएगा, कैनिंग, है ना। ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश, स्पेशली बियॉल्फ में बहुत ज्यादा यूज किया गया, बियॉल्फ। ठीक है, कैनिंग का ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश पोइट्री का फीचर है कैनिंग। और कैनिंग क्या मतलब होता है इसका, नोट कर लेंगे सभी लोग। कैनिंग का, अ कंपाउंड नाउन, a compound noun used as a compound noun used as a metaphor, a compound noun used as a metaphor, कंपाउंड नाउन यूज्ड एज अ मेटाफर, उसको हम क्या कहते हैं, कैनिंग। एग्जांपल समझते रहना, फिगर्स ऑफ स्पीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने बताया कि कंपाउंड नाउन यूज्ड एज अ मेटाफर, इट इज कॉल्ड एज कैनिंग। ठीक, जैसे एग्जांपल देखना, जैसे वेल पाथ, ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन कौन से नाउन होते हैं भाई, जिसमें क्या होता है, बीच में हाइफन लगा होता है, उसको हम कहते हैं
कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो अब वेल पाथ, तो वेल के चलने का रास्ता, तो यानी कि ये सी को कहते हैं, किसको कहते हैं? सी, SEA, समुद्र। तो सी को हम वेल पाथ जब कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कैनिंग। यानी कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया? कंपाउंड नाउन को एज अ मेटाफर यूज कर लिया पोइट्री में, ठीक है। सिंपल है ये, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और उदाहरण दे देता हूं, जैसे इसी को हम कहते हैं, जैसे सन को मैंने क्या कहा? गॉड्स बीकन। बीकन की स्पेलिंग देखना, BEACON। बीकन जो पहाड़ों पर ऊपर मशाल, एग्जैक्टली बीकन की हिंदी मशाल होती है, ठीक है। तो गॉड्स बीकन, तो अब ये किसको कहा गया है? सन को। सन को पोइट्री में ओल्ड इंग्लिश में गॉड्स बीकन, बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है कि नहीं है? मेटानॉमी और कैनिंग में, हाँ देखो, मेन तो सबसे वही है कि ये कंपाउंड है, और मेटानॉमी कंपाउंड जरूरी नहीं है होता है, बस यही है। और वैसे है तो ये दोनों ही मेटाफर टाइप में, लेकिन ये कंपाउंड नाउन होगा क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में कंपाउंड नाउन्स का यूज बहुत किया जाता था। और वैसे सिंपल वर्ड हो जाएगा तो वो मेटानॉमी हो जाएगा। हाँ, अब वही कंपैरिजन और रिप्रेजेंटेशन एक ही चीज हो गई। जैसे पेन से अगर हम कह रहे हैं तो वो रिप्रेजेंट ही कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा डीप सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। हाँ 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 हाँ, वो मतलब एक तरीके से नाउन ही हो जाएगा, नाउन ही होगा। हाँ 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 बिल्कुल, जैसे हम सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं तो उस तरीके से। लेकिन मेन इसमें जो पहचानने का तरीका है वो क्या है कि ये आपका कंपाउंड नाउन होगा। और दूसरा एक चीज और है इसमें कि ये ओल्ड इंग्लिश में ही यूज हुआ था, उसके बाद यूज नहीं हुआ है। ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश में ही यूज हुआ है कैनिंग्स, ठीक है। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं ना, कैनिंग को हम एपिथेट भी कह सकते हैं, एपिथेट। एपिथेट्स जब हम किसी ह्यूमन, ये भी नोट कर लो, ये भी इसी में आ जाएगा। एपिथेट, EPITHET, एपिथेट। एपिथेट कहते हैं हम टाइटल्स को। किसको कहते हैं? टाइटल्स। जो ऑनररी टाइटल्स नहीं देते हम, वो जैसे हम कहते हैं शेक्सपियर को क्या कहते हैं हम? बार्ड ऑफ एवन। बार्ड ऑफ एवन कह दिया हमने। तो टाइटल्स जब हम या एपिथेट्स यूज करेंगे तब हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? अ, हाँ, जैसे एग्जाम्पल जरूर नोट कर लेना। जैसे भाई गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कह दिया, महात्मा गांधी जी को कह दिया। तो ये सब टाइटल्स के लिए एपिथेट्स, ये भी इसी में आ जाते हैं रिलेशन से। हाँ, सोब्रिक्यू भी कहते थे इसको, एंटोनोमासिया भी कहते हैं। बिल्कुल डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, लिख लेते हैं फटाफट। सोब्रिक्यू भी लिख लो, एपिथेट का दूसरा नाम है। स्पेलिंग लिख रहा हूँ बोर्ड पे, SOBRIQUET, सोब्रिक्यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और एंटोनोमेसिया, एंटोनोमेसिया इसका मतलब भी टाइटल होता है। सोब्रिक्यू और एंटोनोमेसिया और एपिथेट एक ही चीज है भाई। सोब्रिक्यू तो आपका LT के पेपर में आया है एग्जाम्स में, ऑनररी टाइटल या टाइटल, ठीक है। आगे बढ़े फिर। तो हम लोग ये देख रहे थे कि कैनिंग देख लिया, यूफेमिज्म पर आते हैं भाई। यूफेमिज्म बताया है मैंने। हाँ बिल्कुल, पोलाइट एक्सप्रेशंस। यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है? पोलाइट एक्सप्रेशन। When we use polite expression instead of a very harsh expression in literature, we are using euphemism. In fact, पूरा literature euphemistic है, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेना, इसका यूफेमिज्म का दे रहा हूँ एग्जाम्पल, सब किसी का दूंगा ध्यान से। तो जैसे अगर मैं कहता हूँ he has expired, और expired की जगह मैं क्या यूज कर दूंगा? passed away। he has passed away या he is no more. So when I use the phrase like passed away, no more, then हाँ बिल्कुल, हाँ he has breathed his last, तो ये सारे फ्रेज क्या हो जाएंगे? यूफेमिस्टिक हो जाएंगे, ठीक है। passed away, no more, breathe his last, ये सारे यूफेमिस्टिक। एग्जाम्पल नोट कर लेना। और किसके लिए? एक्सपायर के लिए। एक्सपायर यूफेमिस्टिक फ्रेज नहीं है। एक्सपायर हम बहुत ही थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज हो गई, ठीक है।
जब मैंने यूफेमिज्म पढ़ाया था, थोड़ा सा अलर्ट होके सुनना, मैंने यूफिज्म भी कराया था। सारे बच्चे देख लेना यहाँ पर। यूफिज्म की स्पेलिंग थी EUPHUISM, ठीक है, EUPHUISM। और इसकी स्पेलिंग क्या है? EUPHEMISM। ये यूफेमिज्म है। और ये क्या है? यूफिज्म। क्या होता है यूफिज्म? डेकोरेटिव एक्सप्रेशन। यूफिज्म कुछ नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है वही है। यूफिज्म का मतलब नोट कर लो, इससे कंपेयर करते हुए डेकोरेटिव एक्सप्रेशन। दोनों की स्पेलिंग्स में थोड़ा सा चेंज है, स्लाइट डिफरेंस। यूफिज्म का मतलब लिख लेंगे सारे बच्चे डेकोरेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका इटिमोलॉजिकल ओरिजिन क्या है। इटिमोलॉजी मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, इटिमोलॉजी कहते हैं उसको, ठीक है। कहाँ से आया ये वर्ड यूफिज्म? जॉन लिली का द यूफिस। कहाँ से आया है? जॉन लिली का द यूफिस। जॉन लिली कौन से ग्रुप में पढ़ा है भाई हमने? यूनिवर्सिटी विट्स में। तो नोट कर लेंगे, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। जॉन लिली का द यूफिस वर्क से यूफिज्म टाइटल या ये वर्ड आया है। जॉन लिली, LYLY, ये इनका वर्क है। यूफिस स्पेलिंग देख लेंगे, EUPHUES। यूफिस से यूफिज्म, विच मीन्स डेकोरेटिव एक्सप्रेशंस। ठीक है, चलिए आ जाते हैं एम्फेसिस में। जब हम बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच जिन पे एम्फेसिस देने के लिए जब कैटेगराइज किया गया है, तो इसके लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट आएगा हाइपरबली। क्या आएगा? हाइपरबली, एग्जाजरेशन। हाइपरबली बहुत बार यूज होता है पोइट्री में। हाइपरबॉलिक एक्सप्रेशंस कहते हैं हम लोग। तो विच मीन्स यू कैन से एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, टू इज मिस्ट्रेस में है, या फिर 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस। 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस किसने बोला है? कौन सी पोएम में? डैफोडिल्स। डैफोडिल्स में 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस। तो हाइपरबली का मतलब ही लिख देंगे आप, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स। इम्फेसिस करने के लिए दी जाती हैं ये, ध्यान से देखना है यहाँ पर, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब हाइपरबली को बहुत सारे और टर्म से भी कहा गया, मैं उसमें नहीं जा रहा, नहीं तो टॉपिक नहीं हो पाएगा। उसका PDF दे दूंगा, ठीक है। इसका जो अपोजिट होता है वो होता है अंडरस्टेटमेंट। हाइपरबली जिस तरीके से अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देता है, अंडरस्टेटमेंट अपनी बात को बहुत ही अंडरस्टेटेड वे में कहता है। अंडरस्टेटेड मीन्स किसी चीज की वैल्यू को कम करते हुए कहना, ठीक है। अंडरस्टेटमेंट के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर हम बोलें कि, ध्यान से सुनना उदाहरण को, अ न्यूक्लियर बॉम्ब ruined हिज डे, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। तो ये क्या है? अंडरस्टेटमेंट है। अ न्यूक्लियर बॉम्ब कैन ruin the generations of people, but in the line he is saying that a nuclear bomb ruined his day. Obviously he is trying to understate the value of that bomb, okay. But when we try to understate या underestimate the value of the statement, we are trying to emphasize it more, but we are trying to, our expression is such that we are trying to stay, जैसे मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम कहते तो उसको हल्के अंदाज में, मगर हमारा मीनिंग उससे और ज्यादा ग्रेविटी ले लेता है। जैसे मैंने कहा कि वन न्यूक्लियर बॉम्ब ruined हिज होल डे, जानबूझ के बोल रहा है वो, ठीक है। ऑब्वियसली उसको भी पता है कि, रीडर को पता है कि, हमें पता है हिरोशिमा नागासाकी में क्या कहर हुआ, ठीक है। तो लेकिन वो क्या कह रहा है? वन न्यूक्लियर बॉम्ब ruined हिज होल डे। तो इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना अंडरस्टेटमेंट में। और अंडरस्टेटमेंट का ही एक वेरिएशन आता है, पहले एग्जाम्पल नोट कर लिया सबने। वन न्यूक्लियर बॉम्ब ruined हिज होल डे। अंडरस्टेटमेंट को लिख देना, अंडर एस्टिमेटिंग द वैल्यू। किसी चीज की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट जब किया जाता है, अंडरस्टेट किया जाता है, अंडर एस्टिमेट करना नहीं कहूंगा, सॉरी, अंडरस्टेट किया जाता है। अंडरस्टेट मतलब कम करके कहा जाता है तो बहुत ज्यादा। न्यूक्लियर बॉम्ब तो क्या चीज है हमें पता ही है, लेकिन हमने कहा, कहने का अंदाज क्या है? अंडरस्टेटेड है। अंडरस्टेटेड का मतलब समझ गए ना? वही, हाँ, इन अ वेरी लो मैनर, ठीक है। एक चीज इसमें याद रखना ना कि अंडरस्टेटमेंट का ही एक वेरिएशन होता है लिटोस। लिटोस, LITOTES।
लिटोट्स, स्पेलिंग नोट कर लेना, उसी के साथ ही नोट करना, LITOTES, लिटोट्स। ध्यान से समझना, लिटोट्स कुछ नहीं है, अंडरस्टेटमेंट तो है, मगर नेगेटिव अंडरस्टेटमेंट। क्या है? नेगेटिव अंडरस्टेटमेंट। जैसे बहुत फेमस एग्जांपल, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। हाँ, नॉट आ जाएगा इसमें बस। तो भाई रोम को बनने में तो सदियों लग गई, लेकिन उसने क्या बोला? रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। नॉट लगा दिया और बिल्ट इन अ डे, एक तरीके से अंडरस्टेटमेंट कर दिया। और अब ओवरऑल सेंस जोड़ दो, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब रोम टुक अ लॉट ऑफ डेज टू बी बिल्ट। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट इसमें नोट कर लेना। रोम, ये प्रोवर्ब भी हो गया। ठीक है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। हाँ, ये भी इसी में आ जाएगा। नहीं आ गया तो लिटोर्स में आ जाएगा। अगर ऑप्शन में लिटोर्स और अंडरस्टेटमेंट दोनों दिए होंगे तो लिटोर्स करोगे, अगर लिटोर्स नहीं दिया होगा तो अंडरस्टेटमेंट कर दोगे। एक ही चीज है, मतलब उसी का एक वेरिएशन है वो। जनरली हम ये भी कह सकते हैं कि, हम क्या कह सकते हैं जनरली, कि अंडरस्टेटमेंट को कहने के लिए हमें जनरली नेगेटिव सेंटेंस ही यूज करना पड़ेगा। नॉट आएगा ही, क्योंकि आप अंडरस्टेट कर रहे हैं ना, आप ओवर स्टेट नहीं कर रहे। इसी तरह आप हाइपरबली का एक और नाम लिख सकते हैं, ओवर स्टेटमेंट। भाई जब ये अंडर स्टेटमेंट हो गया तो ये ओवर स्टेटमेंट हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसके अलावा मैं आज आज की क्लास का हाईलाइट देता हूँ आपको। ठीक है, बहुत ही फेमस हमारे लिटरेचर पूरा इसी फ्रेज पर टिका हुआ है। मैं इस फ्रेज को लिखता हूँ, आप में से काफी लोगों को याद होगा। लातिन लातिन लैंग्वेज में फ्रेज है ये। ठीक है, लातिन बोला जाता है। ठीक, फ्रेज क्या है, और फिर मैं वहां से इसमें चले जाऊंगा। आर्स लॉन्गा विटा ब्रेविस। ठीक है, हाँ, बताओ अब इसका मतलब। आर्स लॉन्गा विटा ब्रेविस, आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट। ठीक है, आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट। ठीक है, कहने का मतलब कि द वर्क्स ऑफ आर्ट आर इमॉर्टल एंड लाइफ इज मॉर्टल। ठीक है, हम लोग का जीवन नश्वर है, लेकिन जो कला है वो अमर है। और उसको कितने ब्यूटीफुल इनकैप्सुलेट कर दिया उन्होंने, आर्ट्स लॉन्गा विटा ब्रेविस। तो इसका मतलब आपने लिखा, आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट। विटा मीन्स लाइफ होता है लातिन में, और ब्रेविस मीन्स शॉर्ट, ब्रेविटी से बन गया। तो अब मुझे बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लग रहा है इसमें? अभी तक पढ़ाया नहीं है ये, अभी तक पढ़ाया नहीं है। हाँ, इसके अंदर ही आएगा। एम्फेसिस में दो क्लॉज का यूज हो रहा है ना, दो क्लॉज वाले कौन से बताए थे? हाँ पूनम बताओ। हाँ, चियास्मस, उसको कियास्मस बोलते हैं, चियास्मस। हाँ, एंटीथेसिस। क्या है ये? एंटीथेसिस। देख लो अब एंटीथेसिस में क्या होता है। कुछ भी तो नहीं है। एंटीथेसिस में जो वर्ड्स हैं, देखना, जो वर्ड्स हैं, आर्ट का अपोजिट एक तरीके से आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर लाइफ है, और लॉन्ग का अपोजिट क्या है? शॉर्ट है। ठीक है, तो जब आप ध्यान से देखना, इसको पहले लिखने की जल्दी नहीं है, समझ लेते हैं पहले। व्हेन अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड इन क्लॉजेस, जब अपोजिट वर्ड्स किस में यूज हो जाते हैं? क्लॉज में यूज हो जाते हैं, एक साथ यूज नहीं होते हैं, क्लॉज में यूज होते हैं। क्लॉजेस कहूंगा मैं। तो क्लॉज का मतलब क्या होता है? उपवाक्य, सब सेंटेंस। जैसे ये एक क्लॉज है इतना, और फिर ये वाला एक क्लॉज है। तो जब अपोजिट वर्ड्स क्लॉजेस में आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? एंटीथेसिस। एंटी मतलब अपोजिट, थीसिस मतलब क्लॉज। तो नोट कर लें आप, अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड इन क्लॉजेस। एंटीथेसिस लिख लीजिए, इसमें इसी के अंदर आएगा, एम्फेसिस में ही। ऑक्सीमोरन बताता हूँ, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ ही बता देता हूँ। तो आप इसमें लिख लेना कि एंटीथेसिस लिखोगे, अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड इन क्लॉजेस। आर्स लॉन्गा बीटा ब्रेविस, आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट। ठीक है, स्टेटस में डालने के लिए बढ़िया है। ठीक, तो अब एक चीज इसमें देखना ना, क्वेश्चन हमारे पूछा है एक कि ऑक्सीमोरोन क्या होता है सर ना? ऑक्सीमोरोन, OXYMORON,
क्या होता है? ऑक्सीमोरोन में, हाँ पूनम जी देख लीजिएगा, आपका डाउट है। ऑक्सीमोरोन में अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, अपोजिट वर्ड्स, और यहाँ पर क्या है? अपोजिट वर्ड्स इन क्लॉजेस। इसमें अपोजिट वर्ड्स हैं मगर क्लॉजेस में हैं, और ऑक्सीमोरोन में अपोजिट वर्ड्स साथ साथ हैं। जैसे, हाँ जैसे बहुत ही इसका सिंपल है, बिटर स्वीट, बिटर स्वीट, लव हेट रिलेशनशिप, ठीक है, नरम गरम, लव हेट रिलेशनशिप, कभी लड़ गया, कभी आपस में प्यार हो गया, कभी लड़ गए, जनरली सिबलिंग्स में हो जाता है, लव हेट रिलेशनशिप, ठीक है। बिटर स्वीट, डे नाइट, मैन वुमेन, समझ में आ रहा है? बट इसमें आपको डेफिनेशन इसकी क्लियर लिखनी है, तभी आप लॉन्ग टाइम याद कर पाएंगे। ऑक्सीमोरोन की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट या साइड बाय साइड टू ईच अदर, नोट कर लेंगे। व्हेन अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, एग्जाम्पल्स नोट कर लेना। ऑपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, बिटर स्वीट और लव हेट, ठीक है, बहुत सारे बन जाएंगे, मैन वुमेन डे नाइट, ये सारे बन जाएंगे, ठीक है। मगर अभी जैसे बात हो रही थी ना कि हम लोग कहाँ पर सोबरी क्यों में बात कर रहे थे कि ये फिर एक सेंस भी देंगे ना अपना। कई बार आप अपोजिट वर्ड रख दो, सेंस नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं है, सेंस भी देना चाहिए, ठीक है। तो चलो साथियों, आपने देखा एंटीथेसिस, साथ साथ मैंने एम्फेसिस में ही पढ़ा दिया ऑक्सीमोरोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और रह गया कियास्मस, जिसको हम लोग कियास्मस बोल रहे थे। क्या बोला जाता है इसको? कियास्मस। हाँ, सी एच की साउंड क ले लेता है, प्रोनाउंसिएशन भी इंग्लिश में एक थोड़ा चैलेंज है। तो कियास्मस क्या है? क्लॉज आर रिवर्स्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कियास्मस, CHIASMUS, इसी में आ जाएगा, पैरेललिज्म के अंदर ही आ जाता है वैसे तो। हाँ, कियास्मस में ना वो एंटीथेसिस है, ठीक है। कियास्मस में क्या होगा? फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। तो मैंने एक और बताया था, डोंट लेट अ फूल किस यू और अ किस फूल यू, बताया था कि नहीं? तो इसको भी लिख सकते हैं आप। और फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। अब यहाँ पर देखना क्या हो रहा है, देखो ये जो पूरा क्लॉज है, ये पूरा का पूरा इसका फाउल इधर आ जा रहा है और फेयर इधर आ जा रहा है, ठीक है। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। हाँ, इसमें क्या है? रिफ्रेन अलग चीज होगी, रिपीटेशन है, हाँ वो लाइन में रिपीटेशन होगा। यहाँ पर फिलहाल इसको समझने के लिए लिखते हैं रिवर्स, रिवर्स क्लॉज। क्लॉज उल्टा पड़ जाता है, और इसका डायग्राम देखो इस तरीके से मैंने बताया था, ये ऐसे डायग्राम भी ड्रॉ कर दो। फर्स्ट क्लॉज इधर आ जाएगा और सेकंड उधर आ जाएगा, एरो से भी इसको ड्रॉ कर देते हैं ना हम लोग, जैसे एक्टिव पैसिव में करते नहीं हम लोग, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बस ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे तो कियास्मस खत्म हो जाता है। रिवर्स क्लॉज, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, ठीक है। ये मैकबेथ की बहुत फेमस लाइन है, जिसमें थ्री विचेस अपनी प्रोफेसी करती हैं, और वो कहती हैं कि जब अच्छा बुरे लगने लग जाए और बुरा अच्छा लगने लग जाए तो समझना कि उसकी डेथ होगी। तो कहने का मतलब, देख रहे हैं आप, काव्यात्मक अभिव्यक्ति, पोएटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो खैर, एम्फेसिस के बाद अब हम साउंड में आते हैं फटाफट। तो साउंड तो सबसे फेमस है इसका, हम लोग देखें तो एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। शी सेल्स द सी शेल्स एट द सी शोर, ठीक है। पीटर पैन पिकल्ड द पाइपर, बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें रिपीटेशन ऑफ कौन सी साउंड होती है, कॉन्सोनेंट या वोवेल? कॉन्सोनेंट। बस मेन पॉइंट यही याद रखना कि एलिट्रेशन में रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन एलिट्रेशन। हिंदी में अनुप्रास अलंकार, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे, आपको पता ही है एलिट्रेशन। जल्दी से बता दो, एलिट्रेशन कौन सी पोइट्री का फीचर था? ओल्ड पोइट्री, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, इन दोनों की इंग्लिश में एलिट्रेशन जो है था। और चौसर की एज में मैंने बताया था कि एलिग्री रिप्लेस द एलिट्रेशन, एलिग्री ने एलिट्रेशन को रिप्लेस कर दिया था। तो एलिट्रेशन के अलावा दो और इसी के जुड़वा भाई जैसे हैं, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, ठीक है, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस।
तो मैंने इसको याद करने का तरीका बताया, बहुत इजी है। कॉन्सोनेंस से याद हो जाएगा आपको। कॉन्सोनेंस मतलब कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट और एलिट्रेशन भी कॉन्सोनेंट, तो ये दोनों एक साथ याद करना। एलिट्रेशन भी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंस भी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट है, बट फर्क क्या है, एलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं वो एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड आती हैं। कहां पर आती हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड आती हैं। और कॉन्सोनेंस में या तो मिडिल या एंड में रिपीटेशन होता है। किसका? कॉन्सोनेंट साउंड्स का। मिडिल या एंड में होता है, किसमें? कॉन्सोनेंस में। होता दोनों एक ही है, हाँ? समझ में आ रहा है सबको? अब एसोनेंस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत इजी है। अगर आपको कॉन्सोनेंस याद है तो अपोजिट कर दो, वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड। दो ही साउंड्स होती है इंग्लिश में, एक वॉवल साउंड्स और एक कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पर आप कौन सा ले लोगे? रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स। तो एसोनेंस क्या है भैया? रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स है। नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स। रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स। अब हमारे एक सर थे, उन्होंने पूछा था एक बार एक क्वेश्चन ना, मेरे से पूछा था डाउट के तौर पर। मैं आपको इनका डाउट रख देता हूँ, आप देखते हैं कि आप बता पा रहे हैं कि नहीं। यही सेंटेंस ले लेते हैं, शी सेल्स द सी शेल्स एट द सी शोर। बहुत ही अच्छा सा सेंटेंस है ये, ठीक है। वह समुद्र के किनारे सीपियां बेचती है। वह समुद्र के किनारे सीपियां बेचती है। शी सेल्स द सी शेल्स। सी शेल्स समुद्र की जो सीपियां होती हैं, एट द सी शोर, समुद्र के किनारे। तो अब उन्होंने कहा कि सर इसमें एलिट्रेशन तो है, आपने बताया, सर इसमें कुछ और भी है क्या, पूछा उन्होंने। सर इसमें कुछ और भी है, पूछा उन्होंने। तो आंसर आएगा क्या इसमें, कुल मिला के पूछना चाह रहे थे वो ठाकुरदा बताएंगे, एसोनेंस भी है कि नहीं? एसोनेंस भी है इसमें, है ना। कौन सी साउंड का है? ई। ई का साउंड, जो स्वर की ध्वनि होती है, जैसे शी, ई, सेल, ई। द में तो नहीं है, चलो साउंड नहीं है। सी में भी है, शेल में भी है, सी में भी है और शोर में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितने मैंने ब्लू से अंडरलाइन किए हैं, इनको अंडरलाइन करके लिख सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है, एसोनेंस का भी है। अगर इसी में एलिट्रेशन पूछेगा तो सौ सौ की साउंड बोल देना। हाँ हाँ हाँ, बल्कि ये तीनों का है, क्योंकि बाद वाली साउंड में रिपीट भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है, सेल और शेल में आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका भी एग्जाम्पल है कॉन्सोनेंस का, ठीक है। नोट कर लेना भैया, ये वाला जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया, ये किसका एग्जाम्पल है? एसोनेंस का। एसोनेंस का, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल बता दूं, एल का साउंड आ रहा है यहाँ पर, ये एल, एल का साउंड यहाँ पर बाद में आ रहा है। हाँ 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 हाँ, कह सकते हैं, होमोफोन भी कह सकते हैं इसको। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो एक इसमें एक और आ जाता है, ओनोमेटोपोइया। इसी में आ जाएगा साउंड वाले में, ओनोमेटोपैया। पोइया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पैया। क्या होता है? साउंड को ही वर्ड बना देते हैं, साउंड वर्ड्स। शॉर्ट में हम इसको क्या कहेंगे? साउंड वर्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे, buzz, hiss, chuckle, rustle. All these words are examples of onomatopoeia. Boom, yes. All these words are example of onomatopoeic words. तो आप एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिए, मैं भी लिख लेता हूँ। जैसे इसको डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? साउंड वर्ड्स। जनरली हम इसको एनिमल साउंड्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एनिमल साउंड्स, क्योंकि एनिमल की जो साउंड्स हैं उनके बेस पे ही ये वर्ड्स बन गए हैं, ठीक है। जैसे कुकू, ठीक है। मोइंग, मोइंग इज द साउंड ऑफ काउ। मोइंग इज द साउंड ऑफ काउ, MOW, ठीक है। चलिए खैर, तो साउंड वर्ड्स आ गया, तो ये आपने एग्जांपल में नोट कर लिया, बज, हिस, ठीक है, बूम। ये सारे ओनोमेटोपोइक वर्ड्स हैं। अब आते हैं प्ले ऑफ वर्ड्स। प्ले ऑफ वर्ड्स में पन्स, बिल्कुल सीधा सीधा इसका एग्जांपल है, सबसे बड़ा एग्जांपल है पन्स। शेक्सपियर वाज द मास्टर ऑफ पन्स।
PUNS। पंस को बहुत ही सरल शब्दों में कहना हो तो डबल मीनिंग। When one word is used in multiple ways या in more than one ways, then we call it as pun. So play with words. Pun is play with words, or you can say dual meanings, double meaning. ठीक है। अब पन के अलावा इसी में एक और आ जाता है एनाग्राम्स। यस, पन का भी देता हूं मैं। हाँ, पहले तो यही लिख लेना पन। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। इनका उदाहरण मैं बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि आई लाइक किड्स बट आई कुड नॉट ईट वन। ठीक है, तो यहाँ पर किड्स बकरी के बच्चे को भी कहते हैं, तो उस सेंस में उन्होंने बोला है। तो पन, एक किड मतलब बच्चा हो गया, और एक किड मीन्स द यंग वन ऑफ अ गोट। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया पन का। ठीक है, पन में एक चीज मैंने ये भी बताई कि किसने कहा है कि शेक्सपियर ने पन का बहुत ज्यादा एक्सेस यूज किया था। डॉक्टर जॉनसन ने बोला है। किसने बोला है? डॉक्टर जॉनसन ने बोला है। डॉक्टर जॉनसन इंग्लिश लिटरेचर के पहले लेक्सिकोग्राफर हैं, डिक्शनरी कंपाइलर। ठीक है, और इन्होंने शेक्सपियर का बोला था इसमें, बल्कि पन में ही एक इन्होंने वर्ड बोला है, फेटल क्लियोपैट्रा। क्या बोला है इन्होंने? फेटल क्लियोपैट्रा। ठीक है, अब ये फेटल क्लियोपैट्रा ये भी एक पन ही है जो उन्होंने यूज किया है। क्लियोपैट्रा ऑफ कोर्स शेक्सपियर की फेमस हीरोइन है, एंटोनियन क्लियोपैट्रा की। तो उसको फेटल बोला, फेटल मींस डेडली। ठीक है, डेडली। ठीक है, जानलेवा। और यहाँ पर फेटल क्लियोपैट्रा में उन्होंने इसको क्यों बोला है? क्योंकि अगेन we can say that she uses her beauty to seduce the hero, so that's why she is called as fatal Cleopatra. Okay, so that means she uses her beauty for wrong means। तो खैर, तो यहाँ पर ये पन का यूज इन्होंने भी किया है। मैं एक एग्जांपल दे रहा था। खैर, मैं एनाग्राम पे आ जाता हूँ पहले तो। एनाग्राम पता है किसी को? एनाग्राम्स? हाँ, नवीन भाई, हाँ बताओ। नहीं नहीं नहीं, वो एनाग्राम क्या होता है ना, जब हम वर्ड्स के लेटर्स को रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करके कोई दूसरा वर्ड बना लेते हैं, है ना, उसको एनाग्राम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइलेंट। साइलेंट से अगर मैं बना दूं लिसन, इसके जितने भी लेटर्स हैं उसको मैं यूज करके कोई नया मीनिंगफुल वर्ड बना दूंगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? एनाग्राम। रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स टू फॉर्म अनदर वर्ड इज कॉल्ड एज एनाग्राम। हाँ, जंबल वर्ड्स नहीं कहेंगे, इसमें लेटर्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल रीड, एक और एग्जांपल रीड और डियर। रीड और डियर बन गया कि नहीं? एनाग्राम बन गया। तो आप नोट कर लो एनाग्राम की डेफिनेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स टू फॉर्म अनदर मीनिंगफुल वर्ड। अच्छे से लिखिए ढंग से। रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स टू फॉर्म another meaningful word। rearrangement of letters to form another meaningful word। इसी का एक वेरिएशन बताया था एक बार। ये एग्जांपल लिख लेना फिर, है ना, साइलेंट और डियर। पैलिंड्रोम बताया था। पैलिंड्रोम, हाँ क्या था? पैलिंड्रोम, PALINDROME। हाँ, यस, बिल्कुल। when the reverse is also the same, the word in which the spelling when taken from the reverse order also is same। जैसे हिंदी में तो जहाज, नवीन, ये सारे नाम अपने आप में पैलिंड्रोम हैं। इंग्लिश में ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे नन, NUN, नन। यू स्पेल इट इन अ रिवर्स वे आल्सो, द स्पेलिंग इज सेम, नन। और इसी तरह मलयालम, मलयालम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मलयालम को आप रिवर्स स्पेल करो, सेम स्पेलिंग आएगी, मलयालम। सो मलयालम हो गया, नन हो गया। जिसमें ऐसे वर्ड्स जिनकी रिवर्स ऑर्डर में भी स्पेलिंग सेम हो,
उनको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। क्यों? अब वो मैंने गलत लिख दिया होगा। हाँ, मतलब कुछ ऐसा ही है, मलयालम है इसका एग्जाम्पल। हाँ, MALAYA होगा। हाँ अब ठीक है, मलयालम। ठीक है, कहाँ बोली जाती है ये? केरला। ठीक है, कौन है फेमस इंडियन पोएटेस मलयालम? कमला दास। कमला दास। ठीक है, तो एनाग्राम हो गया, पैलिंड्रोम। अच्छा मैंने पैलिंड्रोम इसमें लिख दिया, सॉरी। हाँ, इस कैटेगरी में आएगा, ये प्ले ऑफ वर्ड्स में ही आएगा। हाँ, पैलिंड्रोम। हाँ, ये भी इसी में आएंगे सब, वर्ड्स वाले में ही आएंगे। प्ले ऑफ वर्ड्स में ही पन भी आएगा, ये सब। ये बच्चों के लिए गेम्स टाइप के उस सेंस में देखते हैं ना इसको। हाँ। अच्छा एक चीज और, जाते जाते एक फिर मैं पॉइंट भूल जाऊंगा कि जो हमारे जितने भी ये प्ले ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये इनसे क्वेश्चंस। हाँ, मैं ये बताना चाहता था कि जो लेटर होता है ना, लेटर, एक तो मैंने अभी बताया कि लेटर के रीअरेंजमेंट से एनाग्राम बन गया। अब मैंने एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा था तुम लोगों से, लेटर और अल्फाबेट्स, अल्फाबेट और अल्फाबेट्स, ये तीन का डिफरेंस बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेटर हम कहते हैं A to Z लेटर, और अल्फाबेट क्या होता है फिर, और अल्फाबेट्स क्या होता है, शाम वाली क्लास में बताया था। हाँ 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 हाँ। नहीं, हाँ देखो, मैंने जो एक चीज बताई थी कि ये, उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ ना। अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स भी होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है देख लेना। अल्फाबेट जब किसी एक लैंग्वेज के लेटर्स को अरेंज किया जाता है एक सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में, यानी A to Z। A to Z जब हम सीक्वेंस में बोलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, हम अल्फाबेट बोलेंगे एक लैंग्वेज के। और एक से ज्यादा लैंग्वेज है तो हम फॉर मोर देन 2 लैंग्वेजेस, और सॉरी मोर देन 1 लैंग्वेज, हम क्या यूज करेंगे उसके लिए, अल्फाबेट्स। सो इफ यू से दैट द किड इज लर्निंग अल्फाबेट्स, that means he is learning more than 1 language. If you say he is learning alphabet, he is learning alphabet, that means he is learning letters in a sequence from 1 language. And letter का मतलब कोई भी random word, ये word नहीं कहूंगा मैं, letter ही कहेंगे उसको। हाँ, word नहीं कहेंगे, word तो फिर letter से बनेगा। ठीक है, कोई भी रैंडम लेटर, रैंडम तो आप लेटर के ऊपर लिख देंगे ये कोई रैंडम सिलेक्शन है, और बस अल्फाबेट क्या है, एक सीक्वेंस में है। जब सीक्वेंस में अरेंज के सेंस में बोलना चाहेंगे तो आप अल्फाबेट बोलेंगे। द किड इज लर्निंग अल्फाबेट एंड द बॉय इज ट्राइंग टू राइट ए लेटर, ऐसे कह सकता हूँ। द किड इज लर्निंग अल्फाबेट एंड द बॉय इज ट्राइंग टू राइट ए लेटर। ठीक है, तो लेटर रैंडम हो गया, अल्फाबेट सीक्वेंस में एक लैंग्वेज का, और अल्फाबेट्स मोर देन 1 लैंग्वेज हो गया। नोट कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना कर लेते हैं फिर आज का।